को लेकर यहाँ आए हैं। बैठिए आप, मैं आपके लिए जल्दी नाश्ता बना देती हूँ। भाभी, हम यहाँ कोई फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं आए हैं। हमें चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ बड़े भैया से मिलने के लिए आए हैं। प्लीज आप बड़े भैया को बुला दीजिए। हमें इस तरह फॉर्मेलिटी निभाने की कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ। हाँ दीदी, आप तो बस जल्दी से जेठ जी को बुला दीजिए। अब इस तरह छोटी मोटी बातों के लिए हम बार बार अपनी नौकरी छोड़ छोड़ कर यहाँ नहीं आएंगे। जो भी बात है एक ही बार में सारी बात खत्म कर देते हैं। अब आप तो घर के काम काज ही करती हैं, तो आपको टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। मुझे देखिए, मैं इतने बड़े शहर में रहकर इतनी बड़ी जॉब कर रही हूँ, इसलिए अब मुझे अपने समय मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कत होती है ना। इसलिए आप तो बस जल्दी से जेठ जी को बुला दीजिए, हम उनसे बात करेंगे और वापस जाएंगे। क्या है, इतना फालतू समय नहीं है हम लोगों के पास। छोटी मोटी बातों के लिए बार बार हम अपनी नौकरी छोड़ छोड़ कर आते हैं। कल को यदि हमारी नौकरी चली गई तो फिर कौन हमें 4 पैसे देगा? कोई किसी का नहीं है आज के जमाने में। पहली बात रिया कि तुम मुझसे अच्छे से बात करो, तमीज से बात करो। मैं तुम्हें जीजी करके बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम बोले चले जाओगी। और वैसे भी हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, तुम आई हो यहाँ मम्मी जी के काम से। मम्मी जी ने तुम्हें भेजा है ना। अरे क्या हुआ? कौन इतना शोर कर रहा है? क्या बात है गीता, सुबह सुबह कौन आ गया? इतना शोर क्यों हो रहा है घर में? बाहर आइए, आपके भाई और आपकी बहू आए हैं आपसे मिलने के लिए। देखिए जरा आकर क्या बात करना चाहते हैं आपसे। आप तो ऐसे बोल रही हैं भाभी जैसे हमारा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है। जिस तरह की बात आप लोग कर रहे हैं ना, इससे तो यही साबित हो रहा है कि जैसे मैं आपकी कोई नहीं लगती हूँ। आपकी रिश्ता सिर्फ आपके बड़े भैया से ही है। अरे नीरज, रिया बहू, तुम क्या बात है? ये क्या भैया, आप लोगों को माँ के और पापा के ऊपर जरा भी तरस नहीं आया? उन लोगों को इस उम्र में अब अकेला छोड़ दिया आपने? अरे ऐसी क्या परेशानियां आन पड़ी थी जो आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा लेकर इस घर में आकर शिफ्ट हो गए? अच्छा, तो तुम यहाँ इसलिए आए हो कि हम लोगों ने घर छोड़ दिया है ना? हमें सिफारिश करने आए हो तुम? नीरज, हमें भी कोई शौक नहीं लगा था उस घर से आने का। पूरे 5 साल हमने कैसे कैसे काटा है तो हम जानते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि महीने 2 महीने तुम रह कर देखो माँ के साथ। और नहीं तो क्या। भाभी, मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ, वो इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है कि आप इस तरह उन्हें छोड़कर आ गई। अरे हम लोगों की तो मजबूरी है कि हम लोग बाहर जॉब करते हैं, वरना हम लोग तो खुद ही रह जाते। हम लोगों को तो खुद ही लगता है कि हम काश 4, 8, 15 दिन के लिए अपने माता पिता के साथ रहते, अपने परिवार के साथ रहते। मेरा तो बचपन से ही सपना था कि जब मेरी शादी होगी तो भरे पूरे परिवार में होगी। मैं अपने सास ससुर नंद देवरानी जेठानी सबके साथ में रहूंगी। लेकिन अब क्या करूं, अब इनकी जॉब बाहर है तो अब कर ही क्या सकते हैं। तीज त्योहार में आना होता है, दिन 2 दिन के लिए रहने को मिलता है, फिर मजबूरी में हमें जाना पड़ता है। अब हम ही जानते हैं कि हम अपने परिवार से दूर कैसे कैसे रह रहे हैं। अरे रिया, तुम नहीं आ सकती हो तो मम्मी पापा को ही अपने साथ ले जाना। कोई विदेश में जाकर तो रह नहीं रहे हो, यहाँ से 200 किलोमीटर ही दूर रह रहे हो, साथ में रह तो सकते हो ना। और वैसे भी कोई तुम्हारा घर छोटा मोटा नहीं है, पूरे 4 कमरे का मकान है और किचन अलग है, बेडरूम अलग है 2। वही तो ना दीदी, वही तो दिक्कत है हमारी, आप जो समझ नहीं रहे हो। अब बाहर शहर में एक व्यक्ति का खर्चा कितना रहता है, हर चीज पैसे से लेकर खानी पड़ती है, हर चीज। वहाँ तो मीठी नीम के पत्ते तक पैसे से आते हैं। अब आपको क्या ही बताएं हम, शहर का जीवन यापन बहुत महंगा है। शहर में तो ऐसा है कि हर चीज तुम्हें लेकर ही खानी पड़ेगी, और गांव में है तो गांव में सब्जी भाजी हर चीज घर की ही रहती है। यहाँ पर बहुत सुकून है, शांति है। हम यहाँ जो बात करने आए हैं भाभी, हमें वो बात करने दीजिए। आप टॉपिक को चेंज मत करिए। भाभी भैया, प्लीज़ आप लोग एक बार और समझ लीजिए, सोच लीजिए, जाकर मम्मी पापा के साथ रहिए। क्योंकि मम्मी की एज आप जान रहे हैं, 50 साल 60 साल क्रॉस कर चुकी है। अब बेचारी उनसे काम नहीं बनता है। अरे और थोड़ा बहुत चिड़चाड़ हो ही जाती हैं, क्या बात है। अब उतने उम्र में तो इंसान थोड़ा सा सठिया ही जाता है। ऐसा सठिया जाता है कि अपनी बहू को बुरा करने के लिए बनी बनाई सब्जी में 2 चम्मच नमक एक्स्ट्रा डाल दे, ऐसा सठिया जाता है। उबला हुआ दूध को दोबारा गैस चालू करके और तेज फ्लेम पे छोड़कर चले जाए ताकि दूध उबल जाए तो बहू को डांटने का मौका मिले, ऐसा सठिया जाता है। मुझे पता है, जब तुम्हारी भाभी गीता सारे बर्तन मलकर सारा काम करके अपनी किचन में दोपहर को रेस्ट करने जाती थी तो मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है माँ को उन मले धुले बर्तनों में जूठन डालते हुए, ताकि गीता को बुलाकर उसे बता सके कि देखो तुमने ये जूठन भरे बर्तन मले हैं, और दोबारा उससे काम करवा सके, दोबारा उससे बर्तन मलवा सके। इसे सठियाना नहीं कहते हैं। अरे ये सब झूठ है, मम्मी जी ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी को, भले ही उनके साथ ज्यादा नहीं रही हूँ तो क्या हो गया, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि ऐसी हरकत तो वो कर नहीं सकती हैं। और दूसरी बात कि मम्मी को हम दोनों से ही शिकायत थी, हम लोगों को उन्होंने कभी अच्छा नहीं बोला। मुझे और तुम्हारी भाभी को हमेशा से ही गलत बोलते आई हैं वो। इसलिए मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है नीरज कि तुम हमें वापस से दलदल में मत घसीटो। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, ये मेरा
आखिरी निर्णय है, मैं उस घर से निकल गया हूँ तो बस काम खत्म। भैया आप भूल गए लगता है, आप अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। अरे आपके भी दो दो बेटे हैं, आप भूलिए मत। आपका भी बुढ़ापा आएगा, जब आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका सहारा देने वाला कोई नहीं रहेगा। जो कुछ आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं वही आपके साथ भी आपके बेटे करेंगे। देखो नीरज, मुझ में बहुत सहन शक्ति है। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोलना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते में जीवन भर के लिए दरार पड़ जाए। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए ज़रा सोच समझ कर ही बात करो। मैं इतना तो समझदार हूँ, मुझे पता है कि किसके साथ कैसा रहना चाहिए। मैं इस तरह अपने बेटों के साथ, अपने बहुओं के साथ अत्त नहीं करूँगा जैसा कि मम्मी कर रही हैं। मुझे पापा से कोई शिकायत नहीं है, पापा ने तो हमेशा से ही हमारा साथ दिया है। पापा तो उल्टा मम्मी को चिल्लाते थे, लेकिन उस घर में माँ के अलावा किसी की चली कहाँ है। चलो नीरज यहाँ से, यहाँ टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। इन लोगों ने पहले से ही सोच लिया होगा कि इन्हें इस घर से निकलना है, तो निकल गए। अब बहाना मम्मी जी का बना रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि मम्मी जी कहीं से भी गलत नहीं है। अरे भैया जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। कहीं मम्मी जी की गलती रही होगी तो कहीं आपकी बीवी की भी गलती रही होगी। हाँ हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगे ही। तुम्हारा क्या है, मेहमान की तरह आती हो और चली जाती हो। तुमने कौन सा बड़ा मम्मी जी पापा जी की सेवा कर ली जो तुम ऐसा बोल रही हो। मेरा मुंह ना खुलवाओ, तो इसी में भलाई है तुम्हारी। चलो नीरज यहाँ से। दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब सारा ज्ञान धरा की धरा रह जाता है। ये सब मम्मी जी के चढ़ाए बढ़ाए हैं, उन्हीं की सह है जो ये इतने चढ़े बढ़े हुए हैं। किस तरह हमें सुनाकर गए हैं हमारे घर में। अरे इन लोगों को क्या पता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। आप तो खुद ही जानते हैं कि मैंने कितना सेक्रीफाइस किया उस घर में रहकर। यहाँ तक कि मम्मी जी ने एक जरा सी बात के लिए मेरे ऊपर गरम दाल तक डाल दी थी, फिर भी मैंने कभी हूँ नहीं बोला, कभी उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया। वो तो आपको ही देख देख कर मेरे ऊपर दया आती थी, इसलिए। गीता, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। वो तो मैं अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख रहा था, इसलिए मुझे खुद लगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। माता पिता के प्रति अपना फ़र्ज निभाना बहुत अच्छे से याद है मुझे, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति भी जो फ़र्ज रहते हैं वो तो मुझे निभाना ही था। तुम मेरे पीछे ही आई हो, और मेरे साथ शादी करने के बाद तुम्हें यदि इतना कष्ट मुसीबत झेलना पड़े तो फिर ऐसी शादी का मतलब ही नहीं है। माँ के इतने परेशान करने के बाद भी तुम मुझसे कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मैं देख लेता था, सारी बातें समझता था। जब अति हो गई तब मैंने खुद ही आवाज़ उठाई। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो अपना काम करो। देख लिया आपने, मेरी बहू करते फिरते थे। सारे मोहल्ले पड़ोस से, रिश्तेदारों से बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे। देख लिया, चली गई ना छोड़कर। लो बुढ़ा बुढ़ी रहे, आओ घर में, पकाओ, जलाओ अपने हाथ, बनाओ दो टाइम की रोटी, खाओ पियो, हाथ जलाओ और पड़े रहो। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुम बहू के पीछे इतना पड़ती, ना उसके हर काम में नुक्स निकालती, ना उसे भला बुरा सुनाती, ना वो बहू इस घर को छोड़कर जाती। अरे मेरी बहू सीता है, सीता। बस बस, अब तो तारीफ के पुल मत बांधो। इतनी ही सीता बहू थी तो अपने सास ससुर को अरे मरते दम तक सेवा करनी थी उनकी, काहे को छोड़कर जाती। देखती हूँ जरा, गए तो हैं रिया और नीरज मनाने के लिए, आ जाए तब मानूंगी कि सीता है तुम्हारी बहू। लो, नीरज और बहू आ भी गए। बेटा, क्या बात हुई तुम्हारी पंकज से, क्या कहा उसने? पापा, भैया और भाभी ने साफ साफ मना कर दिया है। बोल रहे थे कि हम वहाँ नहीं आ सकते क्योंकि माँ ने भाभी के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत परेशान किया है उन्हें। देख लिया आपने, आए आपके बहू बेटे मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैंने उन पर अत्याचार किया है। अरे आप तो खुद जानते हैं क्या ये अत्याचार किया है मैंने उसके ऊपर। सारा काम तो उसके हाथों में था, सारा घर की देखभाल तो वही करती थी, पटरानी बनी बैठी थी इस घर में। मैंने कौन सा अत्याचार कर दिया उसके ऊपर, बताओ। अब मम्मी जी ये सब बातें छोड़िए, हमें जाना है, जल्दी है हमें, वैसे भी कल के आए हुए हैं। हाँ हाँ बेटा जाओ, जाना तो तुम्हें ही है, तुम्हें तो अपनी जॉब के लिए जाना है। जो पास में थे वो तो छोड़कर चले गए, तुमसे क्या ही उम्मीद करें, अब जाओ। माँ आप चिंता मत करिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत जल्द यहाँ गांव में ही शिफ्ट हो जाऊँ। अब आपको इतना परेशान होती हुई नहीं देख सकता मैं। अब आपकी उम्र कहाँ है जो आप घर के काम संभाल सकेंगी। नीरज ये क्या बोल रहे हो तुम? शहर में हम दोनों की ही जॉब है, दोनों ही अच्छा खासा कमा लेते हैं, यहाँ गांव में क्या ही कर लेंगे बताओ। रिया, गांव में हम आकर कुछ नहीं भी करेंगे ना तो भी आराम से, अच्छे से, ऐसो आराम से जी सकते हैं, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी है हमारी, करोड़ों की खेती किसानी है। अरे हमारा खेत ही तो इतना अनाज देता है कि एक साल में हमें 50 लाख से ऊपर की इनकम होती है। अरे बेटा अभी टेंशन मत लो, तुम तो अभी आराम से जाओ,
देखना जब जैसी तब तैसी। अभी तो आराम से बन रहा है, खाना पीना सब कुछ अच्छे से हो जाता है, और दो लोगों को लगता ही कितना है। ये बात सुनकर रिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रिया बस अपनी जेठानी को ज्ञान देकर तो चली आई थी, लेकिन बात जब उसकी यहाँ शिफ्ट होने की आई तो आग बबूला हो पड़ी और तुरंत ही अपना बैग पैक करके नीरज के साथ शहर चल दी। रिया क्या बात है, जब से गांव से आई हो मुंह फुलाए बैठी हो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए। सारी रास्ता तुमने बात भी नहीं किया है मुझसे, क्या बात है? ऐसा काम करोगे तो क्या सोचते हो, क्या तुम्हारे आगे पीछे घूमूं मैं? अरे एक बात ध्यान रखो, मैं गांव भूलकर भी जाने वाली नहीं हूँ। लोग गांव से शहर की ओर आते हैं और तुम शहर से गांव भागने की बात कर रहे हो। सॉरी नीरज, यदि तुम गांव जाने की बात करोगे तो मैं बिल्कुल गांव नहीं जाऊंगी। और हाँ खबरदार, जो तुमने भी जाने की कोशिश की तो, अरे बड़े भैया भाभी है ना, आज नहीं तो कल सब कुछ सॉल्व होगा। रहेंगे वो मम्मी पापा के साथ, वो बड़े हैं, उनका ही फर्ज बनता है माता पिता की सेवा करने का। और वैसे भी कौन सा तुम पहले से वहाँ रहते आ रहे हो? अरे तुम तो नौकरी लगी है तो बाहर ही रह रहे हो। अब तुम्हारा और मेरा फर्ज नहीं बनता है, वापस हम नहीं जाएंगे गाँव। और मेरे मना करने के बाद भी यदि तुमने मुझसे जबरदस्ती की वहाँ जाने के लिए तो मैं तुम्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बाबा ठीक है, अभी से क्यों मूड खराब कर रही हो? वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। और कौन सा हम वहां जा रहे हैं और कौन सा उन लोगों की सेवा जाब्ता कर रहे हैं? अरे वैजंती, वैजंती कहाँ गई? जरा मुझे चाय बनाकर दे दो, फिर उसके बाद मार्केट जाकर मैं सब्जी ले आता हूँ। आपने तो और मेरा जीना हराम कर दिया है जी। कितना काम करना पड़ता है, त्रस्त जैसा लगने लगा है मुझे। अरे 2 महीने 3 महीने हो गए आपके बहू बेटी को अलग हुए, लेकिन मजा है कि एक दिन उसने आकर हमारे घर में झांका हो। वैजंती, ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुम यदि बहू के पीछे न लगी होती, हर बात पर उसके साथ किचकिच न करती होती, तो आज बहू तुम्हारे साथ रहती। कितने अच्छे से सेवा जाब्ता करती थी तुम्हारी, मेरा भी कितना ख्याल रखती थी। दवाई गोली से लेकर खाना पीना हर चीज समय पर देती थी मुझे। और अब तो मुझे समय पर चाय तक नहीं मिलती है। अब इसके बावजूद भी चाय पानी तो मैं ही बनाकर दे देता हूँ। तुम्हारे उठने से पहले घर के झाड़ू मैं ही लगा देता हूँ, कपड़े धोती हो तो कपड़े सुखा देता हूँ, बर्तन मलती हो तो बर्तन जमा देता हूँ। अब और मैं भी क्या कर सकता हूँ? मेरी तो खुद ही पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, मैं खुद ही इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता। ऊपर से फिर मुझे खेत भी जाना पड़ता है, खेती भी देखना पड़ता है। अरे तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम भी नहाते हो, तुम्हारे भी कपड़े निकलते हैं, तुम खाते हो तो तुम्हारे बर्तन भी निकलते हैं। मैं बना रही हूँ, मल रही हूँ, धो रही हूँ, इतना ही बहुत है। अब इस उम्र में क्या तुम मुझसे क्या ही उम्मीद रख रहे हो? बहू बेटी होने के बाद भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा जीवन तो ऐसे ही करने में निकल जाएगा लगता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी किया है तुमने ही किया है। सब कुछ तुम्हारी करनी का ही फल है जो तुम आज भोग रही हो। मुझसे कुछ भी मत बोलो। हाँ हाँ, मेरी करनी का फल है, मैं ही भोग रही हूँ। जैसे तुम्हारी बहू ने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे मेरे पैदा किए हुए बेटे को भड़का कर वो अपने साथ ले गई। एक माँ से अपने बच्चे को दूर करके उसने बहुत गलत किया है। हाय लगेगी मेरी हाय, देखना वो भी अपनी औलाद को ऐसे ही तरसेगी जैसे मैं तरस रही हूँ। कितना अत्याचार किया है तूने बहू के ऊपर, मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा देखा नहीं है, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। ये सब तो तेरी करनी का फल है जो तू आज भोग रही है। तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने खुद ही उन लोगों को मना किया है इस घर में आने जाने के लिए। सारी खैर खबर तो फोन में ले लेते हैं, और ज्यादा ही मुझे लगता है उन लोगों की याद आती है तो मैं खुद ही जाकर मिलाता हूँ। कम से कम उन लोगों के ना रहने पे तुझे थोड़ी अकल तो आएगी, लेकिन अकल तो नहीं आ रही है, उल्टा सीधा और बोले जा रही है। तुझे बड़ी बहू की कदर तब महसूस होगी जब तू छोटी बहू के साथ कुछ दिनों तक रहेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। वो तो यहाँ आकर रहने वाली नहीं है। ऐसा इंतजाम करता हूँ कि हम लोग ही थोड़े दिनों के लिए छोटे बहू बेटी के पास जाकर रहें। फोन लगाकर बोलता हूँ नीरज को कि हमारी टिकट करवा दे। हेलो नीरज बेटा, कैसे हो तुम? बहू कैसी है? यहाँ तो सब बढ़िया है पापा, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? माँ कैसी हैं? अरे बेटा अब तुझसे क्या ही बताऊं, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, बहुत परेशान है बेचारी। घर के काम भी इतने ज्यादा होते हैं कि अकेले अकेले परेशान हो रही है। अरे पापा, क्या बड़े भैया भाभी को आपने नहीं बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे बेटा मैंने तो बताया कि बेटा थोड़े दिनों के लिए आकर रह जाओ, सेवा कर दो, लेकिन वो लोग साफ साफ मना कर रहे हैं। तू एक काम कर, हम लोग वहीं आ जा रहे हैं, तो हम लोगों की टिकट करवा दे, हम दोनों आना चाहते हैं वहाँ। महीने 4 महीने 6 महीने तेरे पास रहेंगे तो थोड़ा तेरी माँ का भी मन हल्का हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। अब खेती बाड़ी का काम भी उतना ज्यादा नहीं है, नौकरों के भरोसे छोड़ दूंगा। लेकिन पापा, क्या लेकिन बेटा, क्या तू हमें रखना नहीं चाहता है? नहीं रखना चाहता तू हमें, लगता है? अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं कल ही टिकट बुक करवा देता हूँ आप लोगों की। हाँ बेटा, कल ही हम लोगों की टिकट बुक करवा दी। क्या है, हम लोग भी यहाँ रहते रहते परेशान हो गए हैं, ऐसा लगता है कि घर में कोई नहीं है। ठीक है पापा, फोन रखता हूँ मैं।
अगले ही दिन बैजंती जी और उनके पति ओम प्रकाश जी दोनों ही शहर पहुंच जाते हैं अपने छोटे बहू बेटे के पास। रिया, माँ पापा आ गए हैं, उनके लिए पानी लेकर आओ। रिया, कहाँ हो तुम? कब से आवाज लगा रहा हूँ। रिया। अरे बेटा रहने दो, बहू को परेशान मत करो, बेचारी थक गई होगी ना, ऑफिस से आने के बाद तो सोई होगी, रहने दो। चलिए माँ, चलिए पापा, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ, चलकर आराम करिए जब तक मैं रिया को उठाकर चाय बनवा लेता हूँ। रिया, कब से आवाज लगा रहा हूँ, कम से कम माँ पापा को आकर एक गिलास पानी तो दे दो। सोई हुई हो तुम, मुझे पता है, आज तो तुम ऑफिस भी नहीं गई थी। तो मुझसे फालतू बकवास मत करो, समझे ना? क्या सोचते हो तुम, क्या मेरा कोई काम नहीं है? ऑफिस जाने के अलावा और भी बहुत से काम है मेरे पास, और तुम्हारे माँ पापा आए हैं तो तुम ही सेवा करो। मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? तुमने उन्हें बुलाया है ना यहाँ? तुमने मुझसे पूछकर उन्हें यहाँ बुलाया है क्या? मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, नहीं हम लोग वहाँ जाएंगे और नहीं उन लोगों की सेवा जाप्ता करेंगे। अरे है ना उनके बड़े बहू बेटे। ये कैसी बात कर रही हो रिया? तुम सेवा नहीं करोगी तो और कौन करेगा भला? बताओ मुझे, बड़े भैया भाभी अलग रहते हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अरे तुम मत करना, मैं ही कर दूंगा। मैं कुछ नहीं जानती, घर में एक एक्स्ट्रा काम वाली बाई भी लगवाओ। पहले खाना पीना 2 लोगों का था तो मैं बना लेती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये सब तो काम वाली बाई कर देती थी, लेकिन खाना मैं 2 लोगों का बनाती थी, अब 4 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए तुम एक बाई और एक्स्ट्रा रखो खाना बनाने के लिए। ठीक है बाबा, काम वाली बाई भी रख दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस मेरे माँ पापा के सामने अच्छे से पेश आ जाना। ज्यादा दिनों के लिए नहीं आए हैं वो। 2 घंटे आए हो गए हमको, अभी तक बहू ने 1 कप चाय तक बनाकर नहीं लाई है। क्या हुआ बैजंती, चाय पीना है क्या? जाओ तुम खुद ही चाय बना लो ना, बहू सोई होगी तुम्हारी। अब ये बड़ी बहू थोड़ी ना है जो तुम्हें फट से चाय बना कर दे देगी। जाओ, यहाँ तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, अब तुम ताने मत मारो मुझे, जा रही हूँ। क्या बात है उसमें, 2 कप चाय ही तो बनानी है तुम्हारी और मेरे लिए, 2 कप चाय ही तो बनानी है, बना लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1 कप चाय नहीं बना के दी बहू ने तो उस पर चिल्लाऊंगी थोड़ी ना, नाराज थोड़ी ना होंगी मैं। अभी नहीं देगी, सुबह दे देगी बनाकर। सारा मूड खराब कर दिया है इन्होंने तो मेरा आज। मेरी तो बाहर जाकर उनसे बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। हे भगवान, क्यों आ गए ये लोग मेरे सर में बोझ बनने के लिए। बहू मैं आ जाऊं बेटा अंदर? और लो, मैं नहीं गई बाहर तो ये खुद ही चलकर आ गई अंदर। हाँ हाँ मम्मी जी आ जाइए। अरे मम्मी जी मैं तो आ ही रही थी बाहर, आज पता नहीं क्यों जब से ऑफिस से आई हूँ मेरा सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। क्यों बेटा, सर क्यों दुखने लगा तुम्हारा? अच्छा थकान के कारण दुखता होगा, एक काम करो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय और कुछ खाने को बना देती हूँ बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी मैं बना लूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सुनकर। आप पहली बार तो हम लोगों के पास आई हैं और हम तुमसे काम कराएंगे। अरे बेटा बहू बेटी का घर तो मेरा घर, तू क्यों टेंशन ले रही है? मैं अपना घर समझ कर ही कर रही हूँ, तो मेरी परेशानी कोई परेशानी नहीं है मुझे। ठीक है मम्मी जी, तो एक काम करिएगा, अदरक वाली चाय और थोड़ी शक्कर कम कर दीजिएगा, वो क्या है ना मैं शक्कर थोड़ी कम ही खाती हूँ। हाँ हाँ बेटा ठीक है, मैं बना दूंगी, तुम टेंशन मत लो। और हाँ आज खाने में क्या बनाना है बेटा वो भी बता दो, तो लगे हाथ खाना भी बना ही दूंगी। 6 बज गए हैं शाम के, सूखे आलू की सब्जी और दाल बना लीजिए आप तो। ठीक है बेटा हम बना लेते हैं, तुम आराम करो। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाया था बैजंती तुमने। अरे मैंने कहाँ बनाया है, वो तो बहू ने खाना बनाया है। क्यों झूठ बोल रही हो बैजंती, क्यों बात को छुपा रही हो? मुझे सब पता है, क्या मैं तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद नहीं समझता हूँ? मुझे सब पता है कि खाना तुमने बनाया था। अब क्या करूँ जी, बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी बेचारी की, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। वो तो बहुत मना कर रही थी मुझे कि मम्मी जी रहने दो, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। अच्छा बैजंती, एक समय वो था जब तुम गांव में मार्केट से भी आती थी तो बहू से 1 गिलास पानी तक मांग कर पीती थी, तुम अपने हाथ से 1 गिलास पानी तक नहीं लेती थी, ये बोलती थी कि मैं थक गई हूँ मार्केट से आकर। और देखो आज 200 किलोमीटर से आई हो तुम, फिर भी यहाँ आकर चाय नाश्ता और खाना पीना सब बना रही हो। अब तुम्हें थकान नहीं हो रही है? अरे एक ही दिन की तो बात है, कल तो खुद ही बहू बना लेगी, क्यों इतना किलकिल कर रहे हैं आप छोटी सी बात के लिए? बना लिया खाना मैंने, घर पर भी तो बना ही रही थी ना अभी। जो आज हुआ वही रोज का काम बन गया था। अब तो कभी रिया का सर दुखने लगता था, कभी पेट दुखने लगता था, कभी हाथ पैर दुखने लगते थे, बस रोज दिन रिया ऐसे ही बहाना बनाकर बिस्तर में पड़ी रहती थी। धीरे धीरे करके बैजंती जी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि बैजंती जी इस तरह काम नहीं करती थी और उन्हें इस तरह काम करने की आदत भी नहीं थी। बैजंती जी तो अपनी बहू पर हुक्म चलाने वाली औरत थी, बहू के हुक्म सुनने वाली थोड़ी ना थी। एक दिन बैजंती जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और सुबह बहू के उठने से पहले उन्होंने घर में हल्ला शुरू कर दिया। 8 दिन हो गए आज पूरे मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन मजाल है कि 8 दिनों में एक दिन भी मैं आराम से इस घर में रही हूँ। अरे मैं तो यहाँ सुख और चैन के लिए आराम के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि उल्टा मुझे बहू के काम करने पड़ेंगे।
बहू के होते हुए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, क्या ही मतलब निकला ऐसी बहू का। इससे अच्छी तो मैं अपने घर पर थी, कम से कम 2 लोगों का बनाती थी और आराम से रहती थी। यहाँ तो 4-4 लोगों का खाना, नाश्ता अलग, चाय तो दिन में 4 बार बनती है। बहू घर की लक्ष्मी कहलाती है। सुबह उठकर घर की साफ सफाई करना चाहिए, उसके बाद खाना बनाना चाहिए। हमारी घर की बहू तो ऐसी आराम करती है कि पूछो ही मत। कहीं किसी चीज का बहाना बताएगी, कहीं किसी चीज का बहाना बताएगी। कभी इनका सर दुखता है, कभी पाँव दुखता है, कभी पेट दुखता है, कभी हाथ दुखता है। ऐसा कैसा बीमारी घेर लिया है इसको। जब ये आज मुझे ऐसा बोल सकती हैं, तो अपनी बड़ी बहू को क्या नहीं बोल सकती हैं। इसी कारण से वो इनसे अलग हुई है, इनके इन्हीं लक्षणों के कारण। देखो ना, सुबह सुबह कितनी बुरी तरीके से चिल्ला रही हैं। अरे हम लोग अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, 4 लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आज ही इनका मुंह बंद करवा देती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि ये अपना रोज का यही तमाशा करने लगे। क्या बात है मम्मी जी, क्यों इतना ज्यादा शोर कर रही हैं? धरती फट गई या आसमान टूट पड़ा आपके ऊपर जो इतना शोर कर रही हैं? अच्छे से बोलो बहू, हिसाब से बोलो जरा, मैं तुम्हारी सास हूँ। अरे 8 दिन हो गए इस घर में आए हुए, लेकिन मजा आया कि तुमने मुझे 1 गिलास पानी दिया होगा निकाल कर। अरे कम से कम तुमसे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू थी, जो हाथों हाथ मुझे हर चीज देती थी। जब बड़ी बहू अच्छी थी तो क्यों चली आई यहाँ? क्यों उसे अपने घर से निकालने दिया? अरे मम्मी जी आप ही खराब हैं, आज तो मैं सारी बात समझ गई। इस घर में सास नहीं आई है, नौकरानी आई है, नौकरानी। बस कभी मम्मी जी झाड़ू लगा दो, कभी बर्तन मल दो, कभी कपड़े धुल देना, कभी ये कर देना, कभी खाने में ये बना लो। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? एक बात कान खोलकर सुनिए मम्मी जी, यदि इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, वरना आप जा सकती हैं अपने गाँव। तेरे इस घर में रहना कौन चाहेगा? अरे तुझे ही मुबारक ऐसा घर, मैं चली अपने गाँव। और हाँ एक बात और, दोबारा कभी गाँव मत आ जाना। जिस तरह की आप बातें कर रही हैं ना मम्मी जी, उससे साफ समझ में आ रहा है कि बड़ी दीदी और बड़े भैया कहीं से गलत नहीं है। अरे आप 8 दिन क्या काम करने लगी? आपने तो घर में हंगामा शुरू कर दिया। क्या हुआ यदि अपने घर में थोड़ा बहुत काम कर ही लिया तो? उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया आप लोगों से दूर रहने का। सुन रहे हैं आप कैसी कैसी बात बोल रही है छोटी बहू? आप 2 शब्द बोल भी नहीं रहे हैं, चुपचाप वहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। अरे अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब तुमने पहले मुझे बोलने नहीं दिया तो भला आज क्या बोलूं। और वैसे भी बहू सही तो बोल रही है, अब रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ रहो तो भी करना पड़ेगा, अपने घर में रहोगी तो भी करना पड़ेगा। अब बड़ी बहू थोड़ी ना है तुम्हारे साथ, अब जो तुम्हारे काम करेगी वो। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती, 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे जाना है, मुझे जाना है अपनी बड़ी बहू के पास। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे पास आकर मुझे ये तो एहसास हो गया है कि मैंने अपनी बड़ी बहू के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। बैजंती जी अपने छोटे बहू बेटे के पास आकर बहुत ही अपमानजनक महसूस कर रही थी। तुरंत ही उन्होंने अपना बैग पैक किया और अपने गांव वापस चली गईं। गांव जाते ही सबसे पहले वो अपने बेटे बहू के पास पहुंची। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुकिए जरा। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी, आप लोग यहाँ? अरे माँ पापा आप लोग यहाँ आइए ना। अरे गीता खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? माँ पापा के लिए जल्दी से कुछ बनाओ, माँ पापा घर आए हैं। बेटा, गीता बेटा, मुझे माफ कर दे गीता बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छी है, तू जरूर हमें यहाँ देखकर बहुत खुश हुई है, लेकिन बेटा मैंने तेरी कद्र ना की। जब तू मेरे पास थी तो मैं तुझे कितना भला बुरा बोलती थी, तुझे कितना कुछ सुनाती थी, फिर भी तू चुप रहती थी। वो तो यदि उस दिन मैं ऐसा काम न करती तो शायद मनोज तुझे लेकर ना निकलता। माँ पापा हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम आप लोगों से दूर रहें। माँ पापा गीता तो हमेशा यही बात बोलती आई है और अभी भी बोलती है कि उसे आपके साथ ही रहना है। अब इस उम्र में आप लोग कहाँ अकेले रहेंगे। लेकिन माँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं कि हमारा वहाँ आना नहीं हो पाया। बेटा जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। यदि तुम लोग उस घर से ना निकलते तो मुझे तुम लोगों की अहमियत समझ में ना आती और छोटे बहू बेटे की असलियत भी ना पता चलती। बेटा मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। ना मैं अच्छी सास बन पाई, ना अच्छी माँ और ना अच्छी पत्नी। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसा ना बोलिए मम्मी जी, ऐसा बोलकर आप मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही हैं। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि आप मुझसे माफी मांगे। मम्मी जी प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, जो मैं आपके साथ इतने दिन तक ना रह पाई, इतने दिन आपसे ना मिल पाई। अब सारी बातों को छोड़िए, चलिए अब हम लोग सब साथ में ही रहेंगे। इस तरह बैजंती जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। गीता और मनोज दोनों ने दोबारा अपने परिवार को एक कर लिया। अब सारा परिवार एक साथ रहने लगा प्रेम से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।